हेलो फ्रेंड्स, आज हम ITR 3 और 4 का डिस्कशन करेंगे। आपको मैं बताऊंगी किस पॉइंट पर आप एलिजिबल हैं ITR 4 के लिए और 3 के लिए। इसके साथ ही हम 5, 6, 7 को भी देख लेंगे और जो भी ITR फॉर्म्स में डिफरेंस आया है, मतलब चेंजेस आए हैं, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं ITR 3 और 4 का डिस्कशन। 3 और 4 को सुगम भी बोला गया है। सुगम का मतलब क्या होता है? नॉन टेक्निकल, मतलब बिल्कुल सरल सा। इसलिए ITR 4 को सिंपल रखने की कोशिश की गई है। अब है तो दोनों किसके लिए? बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम के लिए। दोनों है भी किस किस के लिए? इंडिविजुअल हैं और HUF के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिविजुअल और HUF है, बट एक और भी है इसके अंदर, फर्म बट LLP छोड़कर ITR 4। ठीक है, से बट ये क्या होने चाहिए? रेजिडेंट होने चाहिए। और ITR 3 किस पे अप्लाई होता है? इंडिविजुअल और HUF के लिए। यहाँ पर कुछ ऐसा रेजिडेंट वर्ड नहीं है, तो ये सभी पर अप्लाई होगा। दूसरा, मैंने कहा कि बिजनेस प्रोफेशन के लिए 3 एंड 4 यूज़ होगा। ठीक है, अब 4 में बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम कौन से बेसिस वाली टैक्सेबल होगी? प्रिजम्पटिव बेसिस वाली इनकम। उसमें क्या, प्रिजम्पटिव का मतलब क्या है कि आपने अपनी इनकम को प्रिजम्पशन पर बनाया, मतलब कि उसके आपने कुछ एस्टीमेट लगाया कि मेरी इनकम इतनी बनती होगी, उसके ऊपर एक फिक्स्ड रेट से परसेंटेज निकाल लिया, उसको हमने बोल दिया ये है आपकी इनकम। अब इनकम देख ली, इनकम के ऊपर फिर आपके ऊपर जो टैक्स स्लैब रेट्स अप्लाई होंगे आप उसके अकॉर्डिंग टैक्स दे देंगे। ये तो होता है प्रिजम्पटिव इनकम टैक्स। अब 3 में कौन सी बिजनेस है जो हम नॉर्मली निकालेंगे? ठीक है, जो प्रिजम्पटिव में नहीं है, बाकी बिजनेस तो नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, बैलेंस शीट प्रॉपर बनाएंगे। लेकिन प्रिजम्पटिव में आपको ये सब नहीं बनाना पड़ता, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं रखने पड़ते। ठीक है, तो मेनली डिफरेंस यही है कि ITR 3 और 4 में क्या है। लेकिन अब इसके साथ कंडीशंस हैं, कहाँ कहाँ पे आप 4 भर सकते हैं, कहाँ पर आप 4 नहीं भर सकते। इसका मतलब कि अगर एक भी कंडीशन आपने फुलफ़िल नहीं की ITR 4 की, तो आप सीधा ITR 3 में आ जाएंगे। तो मैं कह रही हूँ कि आपने सबसे पहले ITR 4 के पॉइंट्स को चेक करना है। तो 4 के पॉइंट्स अब हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं जिसे आप चेक करेंगे, अदरवाइज़ फिर आप ITR 4 में आ जाएंगे। अब ITR 3 एंड 4 का कंपैरिजन मैंने दिया हुआ है आपको। ITR 3 है, ITR 4 को सुगम बोला गया है। ये अप्लाई है इंडिविजुअल, HUF, फर्म अदर देन LLP पे ITR 4। और ITR 3 इंडिविजुअल और HUF, मतलब यहाँ पर रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट भी आ जाएगा ITR 3 में, और ITR 4 में सिर्फ ऑर्डनरी रेजिडेंट आएगा। अब बिजनेस एंड प्रोफेशन यहाँ पे प्रोप्राइटरी कंसर्न लिखा हुआ है ITR 3 को, और ITR 4 कौन भरेगा? जो प्रिजम्पटिव बेसिस पर है। अब प्रिजम्पटिव हमारे पास 3 सेक्शन है, 44AD, ADA और AE। 44AD बिजनेस वालों पर अप्लाई है जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है। उसमें आपको 8% से इनकम मान ली जाती है आपकी, कि जितनी टर्नओवर है उसका 8% आपकी इनकम मान लिया जाएगा और उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। इसी तरह से उसमें 44AD में 6% भी है, जब आपका जो पैसा है, जो रिसीट्स हैं या टर्नओवर है, वो आपकी कैसे आई हो? इलेक्ट्रॉनिक मोड से, चेक से आई हो, बैंक ड्राफ्ट से आई हो। ठीक है, 44AD ये प्रोफेशनल्स के लिए है। उसमें क्या है कि आपकी 50% इनकम मान ली जाती है। किसका 50%? रिसीट का 50% आपकी इनकम मान ली जाएगी, लेकिन आपकी जो रिसीट है वो 50 लाख तक होनी चाहिए, तभी आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ले पाएंगे। इस तरह से 44AE ट्रांसपोर्टर के लिए है, हैवी व्हीकल और लाइट वेट व्हीकल्स वालों के लिए है। अगर आपके पास पूरे साल में 10 तक ही थे आपके पास व्हीकल, तभी अप्लाई हो पाएगा। इस तरह से इनके भी इनकम कैसे है? 7500 रुपये पर मंथ पर व्हीकल की इनकम मान ली जाएगी, अगर कौन सा व्हीकल है? लाइट वेट का। और अगर हैवी है तो 1000 पर टन के हिसाब से पर मंथ और पर व्हीकल लेकर आपकी इनकम को टैक्स लगा दिया जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा डिफरेंस और क्या क्या आ जाएगा कि अगर आपकी इनकम 2 करोड़ तक है तब तो आप सुगम भर सकते हैं, मतलब ITR 4 भर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ITR 3 में चले जाएंगे। इसी तरह से अगर टोटल इनकम 50 लाख तक है तो ITR 4 आप भर सकते हैं, अदरवाइज़ ITR 3। कैपिटल गेन, जैसे कि ITR 1 में मैंने आपको बताया था, ऑलमोस्ट ITR 1 और ITR 4 के पॉइंट सिमिलर ही हैं, क्योंकि दोनों को क्या किया गया है? थोड़ा सा सरल वे में बनाने की कोशिश की गई है, नॉन टेक्निकल बनाने की कोशिश की गई है, ताकि ईजिली भर पाएँ। लेकिन जिनके पास दूसरे ज़्यादा सोर्सेज हैं
तो फिर वो ITR 3 और उसमें ITR 2, सैलरीड पर्सन है तो ITR 2 भर लेता है, और अगर बिजनेस प्रोफेशन है तो ITR 3 में चले जाएंगे। ऐसे ही हाउस प्रॉपर्टी सिमिलर ITR 1 की तरह ही है कि अगर आपके पास एक इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से तब आप ITR 4 भरेंगे, तो अदरवाइज आप ITR 3 में। ऐसे ही ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं तब आप ITR 4 नहीं भर पाएंगे, तो ITR 3 पर जाना पड़ेगा। नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इन तीनों में से अगर ITR 4 भरना है तो आपको ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही होना पड़ेगा, अदरवाइज आप ITR 3 भरिए। इनकम फ्रॉम मदर सोर्सेज, यस दोनों में भर सकते हैं, लेकिन ITR 4 में आपके पास कैजुअल इनकम नहीं होनी चाहिए, मतलब कौन सी गैम्बलिंग लॉटरी वाली इनकम्स ना हो। उसके बाद फॉरेन एसेट है तब भी आप ITR 3 भरिए, फॉरेन इनकम है तब भी आप ITR 3 भरेंगे। इसके अलावा आप सिग्नेटरी हैं फॉरेन में किसी के भी हाफ पर, ठीक है, तब भी आप ITR 3 भरेंगे। इक्विटी शेयर्स हैं आपके पास अनलिस्टेड कंपनी के, तब भी आप ITR 3 ही भरेंगे, 4 नहीं भरेंगे। मतलब देखो, जिससे टेक्निकलिटी बढ़ती जा रही है उसके लिए आपको क्या कह दिया गया है, ITR 3 में जाइए, ठीक है। अब डायरेक्टर हैं चाहे किसी भी कंपनी के हैं तब भी ITR 3 भरना होगा, ITR 4 आप नहीं भर सकते। असेसेबल हैं किसके लिए, किसी और पर्सन की इनकम के लिए, तब भी आप ITR 3 में जाइए, 4 में सिंपल रखा गया है। और आप भर सकते हैं इसके लिए भी ITR 4 जो किसी और पर्सन की इनकम के लिए, लेकिन फिर हेड सेम होने चाहिए जो कि ITR 4 में अप्लाई है, और उस दूसरे पर्सन की इनकम के लिए भी ITR 4 ही अप्लाई हो रहा है, तब आप भर सकते हैं ITR 4, अदरवाइज आपको ITR 3 में ही जाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर इनकम, यस दोनों में ही अप्लाई हो सकता है, लेकिन ITR 4 में अगर 5,000 तक है, मतलब एग्जाम्पशन की लिमिट के अंदर है एग्रीकल्चर इनकम है, होती तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट ही है, लेकिन टैक्सेशन के पर्पज़ से फिर हमें ऐड ऑन करना पड़ता है अगर 5,000 से ज़्यादा हो जाती है तो अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक है तब आप ITR 4 के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज गो फॉर ITR 3। अब ये तो थे ITR 3 और 4 के पॉइंट्स। अब ITR 5, 6, 7 भी देख लेते हैं, ईजी ही है। ITR 5 किसके लिए अप्लाई होगा? अभी हमने पढ़ा कि फर्म जो कि प्रिजम्पटिव बेसिस पे वो ITR 4 भर लेगी, लेकिन बाकी फर्मों का क्या, वो ITR 5 भरेंगे। LLP, AOP, BOI, ठीक है, बिजनेस ट्रस्ट हैं वो यहाँ ITR 5 में आ जाएंगे। ITR 6 में कंपनी एक्सेप्ट सेक्शन 11 के एग्जम्पशन जो ले रही है वो ITR 6 को भरेगी। ITR 7 बाकी जो ट्रस्ट रह गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो ITR 7 में आ जाएगा। बाकी देखिए इसमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है 5, 6, 7 के लिए, क्योंकि अब इन इंस्टीट्यूशन के लिए जो कि LLP हैं, AOP हैं, कंपनीज़ हैं, इनके लिए तो एक एक फॉर्म ही अप्लाई हो रहा है, तो उस फॉर्म में ही आपको सारी डिटेल भरनी है। अदरवाइज़ तो सैलरीड था तो 1 और 2 में कन्फ्यूज़न था। बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम इंडिविजुअल और HUF के पास है तब उसे कन्फ्यूज़न था कि 3 भरूँ या 4 भरूँ, ठीक है ना। तो इनके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इनको ITR 5, 6, 7 रिस्पेक्टिव जो इनको अप्लाई होती होगी वही फिल करनी पड़ेंगी। अब हम इसमें देख लेते हैं कि ITR 7 किस किस पर अप्लाई होता है, और 6 वाला देख लेते हैं। 6 में क्या है, कंपनीज पर ही है, यही लिखा हुआ है। एग्जाम्पशन क्लेमिंग अंडर सेक्शन 11 में कौन सी होती है, जो कि प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस है, तब उनको ITR 6 भरनी पड़ती है। ITR 7 में किसको भरनी है, जिसके ऊपर सेक्शन 139(4)(a), 139(4)(b), 139(4)(c), D, E और F अप्लाई होता है। अब A में क्या है, 139(4)(a) में जिन्होंने जहाँ इनकम कहाँ से आ रही है, प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट अंडर लीगल ऑब्लिगेशन होली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए है, तब 139(4)(a) अप्लाई होता है। 4B पॉलिटिकल पार्टी की इनकम है, उसके लिए 139(4)(c) रिसर्च न्यूज़ एजेंसी इंस्टीट्यूशन अंडर 1023B और अदर एजुकेशंस होगी, ठीक है, फंड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और एनी हॉस्पिटल और अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन। 139(4)D में एवरी यूनिवर्सिटी जो कहीं ऊपर कवर नहीं हुई। ऐसे ही 139(4)E में कौन सी आ जाएगा, बिजनेस ट्रस्ट, बाकी जो प्रोविजंस में छूट गया। 139(4)F में कौन से आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट फंड अंडर 115 UB के अंदर, ठीक है। तो ये तो आ गया ITR 7 और 5 होगी हमारी, 6 भी हो गई। अब हमने 1-2 पॉइंट्स और देखने हैं जो चेंजेस आए हैं फॉर्म के अंदर, जो कि असेसमेंट ईयर 2020 और 21 के लिए चेंजेस पढ़ लेते क्या है। अब ITR 1 वो लोग नहीं भर पाएंगे जिनके पास क्या है,
जॉइंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। मान लो कि एक प्रॉपर्टी है, ए के नाम भी है, वो बी के नाम 50-50% है। पहले ये क्लोज नहीं था तो जॉइंट प्रॉपर्टी भी होती थी तो आप आईटीआर 1 भर लेते थे, लेकिन अब जॉइंट है तो डिटेल देनी है तो अब आईटीआर 1 ना जाकर आईटीआर 2 भर लेंगे जिनको अप्लाई होता है। सैलरीड पर्सन के लिए बात हो रही है यहाँ पे। दूसरा आईटीआर 4 में अब आपके पासपोर्ट की डिटेल मांगी गई है, मतलब कि आपको अपना पासपोर्ट नंबर देना पड़ेगा। इसके अलावा और डिटेल मांगी गई है कि 1 करोड़ से ज़्यादा आपने 1 और मोर करंट अकाउंट्स में अगर पैसा डिपॉजिट करवाया है तो उसके बारे में पूछा गया है। फॉरेन ट्रैवल पर 2 लाख से ज़्यादा खर्च किया है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर 1 लाख से ज़्यादा खर्च किया है, तब आपसे डिटेल पूछी गई है। इसके अलावा आपको कैश और बैंक के बारे में भी डिटेल के पूछा गया है इस बार। इसमें क्या है, सिंपल है, आपको ओपनिंग बैलेंस लिखना है, फिर उसमें रिसीट कितनी आई, फिर आपको विड्रॉल और पेमेंट्स माइनस करनी है, और ये आपका क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा सिंपली। तो ये तो थे चेंजेस जो कि 2020 और 21 में लेकर आए हैं। अब इसके अलावा एक पॉइंट और मैं डिस्कस करना चाहूँगी, इसमें है कि इलेक्ट्रॉनिकली फाइलिंग किसको करनी है और मैनुअल में इलेक्ट्रॉनिकली से एक एग्जाम्शन है, किसको, 2 एग्जाम्शन हैं। एक तो 80 ईयर्स सुपर सीनियर सिटीज़न को है, ठीक है, ये चाहें तो मैनुअली भर सकते हैं। दूसरा है एचयूएफ और इंडिविजुअल के लिए है, इनकी इनकम 5 लाख तक है अगर, तब ये मैनुअली भर सकते हैं, और कोई रिफंड नहीं क्लेम कर रहा तब भी ये भर सकते हैं। तो ये हैं जो लोग मैनुअली भर सकते हैं। इसके अलावा सारे पॉइंट ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं आईटीआर से रिलेटेड। इसके अलावा अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी है आपकी, कुछ अपने टैक्स से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हेयर टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, and thank you, subscribe my channel, and thank you so much for watching my video. Thank you so much.